बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्टील वेल्डेड कनेक्शन की एग्जांपल्स। वेल्डेड कनेक्शन क्या है और इससे रिलेटेड सारी डिटेल जो है हम पढ़ चुके हैं अपने लेक्चर में जो था स्टील वेल्डेड कनेक्शन में। उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग पढ़ी थी और डिफरेंट तमाम क्राइटेरिया डिस्कस किया था जो वेल्डिंग से रिलेटेड है, बड़ी डिटेल में हमने डिस्कस की थी। तो मैं उन डिटेल में तो दोबारा नहीं जाऊँगा, अलबत्ता कुछ बेसिक्स दोबारा से मैं थोड़ी बहुत बताऊँगा। बाकी हर चीज़ एक्सप्लेन्ड है डिटेल में, वो आप लोग जो है ना उस लेक्चर को देखो और फिर इस लेक्चर पे आओ। तो सबसे पहले वेल्डेड जो कनेक्शन हैं, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वेल्डेड कनेक्शन के। ठीक है, उसमें रूट था, फेस था, थ्रोट थी। ठीक है, तो एक दफ़ा मैं दोबारा थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। ये मेरे पास एक फिलेट वेल्ड था, ठीक है। ये जो पोर्शन होता था इसको हम कहते थे रूट। बहुत डिटेल में अब दोबारा मैं नहीं बता रहा कि रूट क्या है, जस्ट बेसिक मैं बता देता हूँ। ये मेरे पास थ्रोट होती थी, ये थ्रोट थी। इसके बाद इसको हम फेस कहते थे। ये चीज डिटेल में डिस्क्राइब हुई है। अच्छा खैर, अब वेल्ड करते हैं हम ना, उसमें दो क्राइटेरिया, एक इक्वल लेग होता है, एक अनइक्वल लेग होता है। ठीक है, यानी ये जिस तरह ये यहाँ से यहाँ तक और ये लेग लेंथ है W, ये इक्वल लेग है। ठीक है, और एक होता है अनइक्वल लेग के, लाइक इस तरह करके लेग्स जो है वो आपस में इक्वल नहीं होते। ठीक है, अब ये लेग जो है यहाँ से यहाँ तक W जो है ये बड़ी है और ये लेग जो है ये छोटी है। ठीक है, तो वेल्डेड जो कनेक्शन है उसमें दोनों केसेस हो सकते हैं कि लेग इक्वल भी हो सकती है और अनइक्वल भी हो सकती है। सो ये रूट क्या है, फेस क्या है, थ्रोट क्या है, ठीक है, ये हर चीज़ डिस्क्राइब हुई है डिटेल में। इसके अलावा थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो वेल्डेड कनेक्शन होते हैं वो कनकेव भी हो सकते हैं, कन्वेक्स भी हो सकता है वेल्डिंग, और मीटर वेल्डिंग भी होती है। मीटर मतलब MITR, मीटर वेल्डिंग। मीटर वेल्डिंग क्या है, जो ये वेल्डिंग है, मीटर वेल्डिंग। ठीक है, ये स्ट्रेट इंक्लाइंड लाइन। इसके बाद कॉनकेव जो होती है उसमें यूं करके वेल्डिंग होती है, कॉनकेव शेप बनती है यूं करके ये। ठीक है, और जो सरफेस होती है इट इज अंडर कंप्रेशन, दिस इज कॉनकेव वेल्डिंग। सिमिलरली कॉन्वेक्स वेल्डिंग जो होती है उसकी शेप जो होती है वो यूं करके, और ये थ्रोट थिकनेस होगी। ठीक है, ये कॉन्वेक्स वेल्डिंग है। इसमें जो सरफेस होती है इट इज अंडर टेंशन, कॉन्वेक्स वेल्डिंग में। ठीक है, थ्रोट वेल्डिंग जो कॉनकेव थी वो यूं करके थी, उसमें ये थ्रोट थिकनेस है यहाँ से यहाँ पे, ये कॉनकेव है। और मीटर वेल्डिंग जो है वो ये, ठीक है, ये थ्रोट थिकनेस है। खैर इसकी डिटेल में नहीं जाते। ये W होता है, इसमें इसको हम कहते हैं साइज ऑफ वेल्ड या फिर लेग ऑफ वेल्डिंग। ठीक है, ये वेल्डिंग ये W है, ये साइज ऑफ वेल्डिंग या फिर इसको हम कहते हैं लेग ऑफ वेल्डिंग। ये भी ऑलरेडी हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। W से यहाँ रिप्रेजेंट हुआ है, हमने S से रिप्रेजेंट किया था, कोई मसला नहीं उसमें। तो ये बेसिक थी। अच्छा, मैं बात कर रहा था, एक तो वेल्डिंग में लेग्स इक्वल भी हो सकती हैं और अनइक्वल भी हो सकती हैं। ये जो केस है इक्वल लेग का केस है कि ये जो W है ये और ये इक्वल है, आपस में दोनों लेग्स इक्वल हैं, यानी जो साइज ऑफ वेल्डिंग है वो इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में इक्वल है। तो उस केस में जो ये थ्रोट की थिकनेस होती है वो इक्वल होती है 0.707 W के। ठीक है, जब लेग क्या हो आपकी इक्वल हो। खैर इसको हम बाद में भी डिस्कस करते हैं कि 7.707 W है क्या चीज़। तो ठीक है, ये W क्या है, ये लेग है वेल्डिंग की, जहाँ पे हमने जो फार्मूला पहले पढ़ा था T इज इक्वल टू 0.707
इंटू एस, एस या डब्ल्यू लिख लो, तो ये क्या है, लेग ऑफ वेल्डिंग। ठीक है, ये उस केस में फार्मूला होता है एस या फिर यहाँ पे डब्ल्यू आ जाए, यहाँ इसके मुताबिक डब्ल्यू और डब्ल्यू कर लेते हैं। ये फार्मूला तब होता है जब वेल्डिंग की लेग जो है इक्वल हो, बोथ लेग्स आर इक्वल, ये डब्ल्यू और ये डब्ल्यू इक्वल है। अगर लेग्स जो है वो अनइक्वल है, ठीक है, तो उस केस में मतलब मैं बता चुका हूँ कि लाइक ये है केस, इसमें ये जो डब्ल्यू है, ये जो लेग है और ये इक्वल नहीं है आपस में, ठीक है, ये आपस में इक्वल नहीं है, ये अनइक्वल लेग्स है। अनइक्वल लेग में जो थ्रोट की थिकनेस है उसका फार्मूला जो होता है वो हम खैर डिस्कस नहीं कर रहे, ए बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तब ये फार्मूला यूज नहीं होता। खैर ये हमारा केस नहीं है, हमारे केस में लेग्स जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो वेल्डिंग जो है वो थ्रोट थिकनेस का फार्मूला 0.707 डब्ल्यू उस केस में होगा जब लेग्स इक्वल है, पहली बात ये होगी। अच्छा, ये 0.707 डब्ल्यू आया कैसे, देखो ये थी, ये वाला केस है, इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये थ्रोट थिकनेस है। ठीक है, इस चीज़ को अगर मैं नीचे ड्रॉ करूँ, ये जो चीज़ है शेडेड पोर्शन, ठीक है, इसको अगर मैं नीचे ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो ये यूं करके हो गया। ठीक है, तो इसमें जो है ये चीज़ यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये डब्ल्यू है, ये टी है ना, ये टी शॉर्ट थिकनेस थी ना, यही चीज़ मैंने नीचे ड्रॉ कर दी है। ठीक है, तो ये एंगल जो है ये 45 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो हमें पता है जो कॉस थीटा होता है, यहाँ पे कॉस थीटा की जगह 45 डिग्री हो जाएगा। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे बेस क्या है, यहाँ पे जो बेस है हमारे पास वो ये है टी, थ्रोट। ठीक है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये डब्ल्यू हाइपोटेन्यूज है, सो टी डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। सो थ्रोट निकालना है, थ्रोट की थिकनेस, तो ये डब्ल्यू उधर चला जाएगा। सो ये डब्ल्यू उधर चला गया तो क्या बन गया, डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, 0.707 के इक्वल होता है, मल्टीप्लाई डब्ल्यू। तो ये होता है इक्वल लेग के केस में जो थ्रोट होती है वो किसके इक्वल होती है, 0.707 डब्ल्यू के इक्वल होती है। ये एक चीज़ याद रखनी है। ठीक है, सो ये 0.707 जो है टी यानी थ्रोट के इक्वल तब होगी जब लेग्स इक्वल होंगी आपस में। अगर लेग्स इक्वल नहीं होगी तो फार्मूला क्या है, ए बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो बता चुका हूँ, वो अनइक्वल लेग के केस में। तो अनइक्वल लेग के केस में थ्रोट थिकनेस जो होती है वो 0.707 के इक्वल नहीं होती, इनटू एस के इक्वल नहीं होती, या डब्ल्यू के इक्वल नहीं होती। यहाँ पे डब्ल्यू यूज कर लेते हैं। ठीक, ये चीज़ याद रखते हैं। इसके बाद शीयर प्लेन जो होता है वो बेसिकली थ्रोट के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये जो शीयर प्लेन है इट इज परपेंडिकुलर टू द, ये देखो ये थ्रोट है, इसके परपेंडिकुलर है ये शीयर प्लेन। ठीक है, जहाँ पे शीयर क्रैक आने के चांसेस होते हैं वो प्लेन शीयर प्लेन कहलाता है। तो शीयर प्लेन जो है वो थ्रोट के परपेंडिकुलर होता है, ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। अच्छा, अब आगे बात करते हैं, मैं थोड़ा सा वेल्डिंग सिंबल्स के बारे में बता दूं। ठीक है, ये जो वेल्डिंग सिंबल है ये क्या होता है, तो व्हाइट बोर्ड पे जाते हैं। अच्छा, वेल्डिंग सिंबल के जो पार्ट्स, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वेल्डिंग सिंबल का वो हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको हम कहते हैं रेफरेंस लाइन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसको हम कहते हैं रेफरेंस लाइन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो पार्ट ऑफ वेल्डिंग सिंबल जो है वो क्या है, रेफरेंस लाइन, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन होती है।
और ये हमेशा वेल्डिंग सिंबल में प्रेजेंट होती है, इसलिए बहुत नेसेसरी है। ठीक है, दिस इज नेसेसरी, ये मैं लिख देता हूँ, दिस लाइन इज वेरी नेसेसरी, इज ऑलवेज प्रेजेंट इन वेल्डिंग सिंबल। ड्राइंग नहीं होती इसे वेल्डिंग की, ये बेसिकली वो बता रहा है। अच्छा, सेकंड जो चीज होती है वो होती है एरो लाइन। एरो लाइन क्या करती है, एरो लाइन जो है कनेक्ट करती है रेफरेंस लाइन। ठीक है, द लाइन विच कनेक्ट्स द रेफरेंस लाइन। और एरो लाइन भी जो होती है वो नेसेसरी लाइन है, ये भी जरूरी है। ठीक है, हर वेल्डिंग जो सिंबल होता है उसमें आपको ये रेफरेंस और एरो लाइन दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो ये एरो लाइन कहीं भी हो सकती है, लेट्स सपोज ये यहाँ पे। ठीक है, इसको हम कहते हैं एरो लाइन। ये भी नेसेसरी है। ये एरो लाइन बेसिकली वेल्डिंग की डायरेक्शन को बता रही है। उसके बाद जो तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो बेसिकली वेल्ड का सिंबल है। वेल्ड का सिंबल रेफरेंस लाइन के ऊपर या रेफरेंस लाइन के नीचे या बोथ अबव एंड बिलो आप प्रोवाइड कर सकते हो। ये बेसिकली डिपेंड करता है डायरेक्शन और ओरिएंटेशन पे वेल्डिंग की। ठीक है, तो ये बेसिकली वेल्ड सिंबल यूं भी हो सकता है ऊपर की तरफ। ठीक है, अगर ऊपर ना हो तो ये नीचे भी हो सकता है यूं करके, या फिर ये दोनों साइड पे हो सकता है। लेट्स सपोज ये है, इसको हम कहते हैं वेल्ड सिंबल। ठीक है, ये थर्ड हमारा वेल्डिंग का पार्ट है, ये फर्स्ट का, ये सेकंड। ठीक है, तो वेल्डिंग जो सिंबल है, वेल्ड सिंबल, इट इज ऑलवेज ड्रॉन अबव और बिलो द रेफरेंस लाइन एंड इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन एंड द ओरिएंटेशन ऑफ द वेल्ड। अच्छा, इसके अलावा अगर एक इन केस के जो डिजाइन इंजीनियर है वो कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना चाहता है रिगार्डिंग रिलेटेड टू वेल्डिंग, किसको, फैब्रिकेटर को या वेल्डिंग इंस्पेक्टर को वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहता है, तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन किस साइड पे देता है, वो टेल वाली साइड पे देता है, यानी वेल्डिंग टेल। ये वेल्डिंग टेल होती है ये। ठीक है, ये इसको हम कहते हैं, फोर पार्ट है ये मेरा, वेल्ड टेल या टेल ऑफ वेल्डिंग। ये लाजमी नहीं है कि टेल वेल्डिंग की टेल प्रोवाइड की जाए। इस पे जो वेल्डिंग से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिजाइन इंजीनियर जो वेल्ड इंस्पेक्टर है उसको देना चाहे या फैब्रिकेटर को देना चाहे तो वो इस टेल में प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो पांचवी चीज होती है वो होती है बेसिकली वेल्ड साइज। तो ये बेसिकली वेल्डिंग की डायरेक्शन ओरिएंटेशन बता रहे थे। अब वेल्ड साइज क्या बताता है कि वेल्डिंग का साइज क्या है। तो वेल्डिंग का साइज हमेशा जो होता है वो लेफ्ट इन साइड ऑफ वेल्ड सिंबल के लिखा जाता है, यानी यहाँ पे इस जगह, ये अबव और बिलो। अगर वेल्डिंग सिंबल बिलो है तो बिलो, अगर अबव है तो अबव, अगर दोनों साइड पे है तो दोनों साइड पे। ये एक्स 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 जो मैंने लिखा है ना, ये बेसिकली क्या है, ये वेल्ड साइज बता रहा है। ठीक है, ये कहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, इट इज ऑलवेज प्रोवाइडेड ऑन द लेफ्ट इन साइड ऑफ वेल्ड। इसके बाद जो वेल्ड साइज होता है बेसिकली वो या तो मिलीमीटर्स में होता है या फिर इंचेस में होता है। ठीक है, यहाँ पे मिलीमीटर या इंचेस में लिखा जाता है और ये लेफ्ट इन साइड ऑफ वेल्ड सिंबल के लिखा जाता है। इसके बाद सिक्स जो चीज होती है वो होती है वेल्ड लेंथ, कि वेल्डिंग की लेंथ कितनी है। वेल्डिंग की लेंथ हमेशा राइट हैंड साइड पे, जो वेल्ड सिंबल है उसकी राइट साइड पे, राइट हैंड साइड पे लिखा जाता है, यानी यहाँ पे ये वाई वाई जो है ना, ये वेल्ड सिंबल है। अगर नीचे वेल्डिंग का सिंबल है तो नीचे की तरफ, अगर दोनों साइड पे है तो दोनों साइड। ठीक है, ये वाई वाई क्या बता रहा है, ये वेल्ड लेंथ बता रहा है। ठीक है, तो वेल्डिंग की लेंथ। अच्छा, अगर वेल्डिंग कंप्लीट लेंथ के लिए प्रोवाइड की जाए ना अक्रॉस द जॉइंट, ठीक है, मतलब वेल्डिंग इज अप्लाइड फॉर द कंप्लीट लेंथ ऑफ द जॉइंट, सो वेल्डिंग लेंथ को मेंशन नहीं किया जाता। अगर वो कंप्लीटली अलोंग द लेंथ ऑफ जॉइंट प्रोवाइड की जा रही है वेल्डिंग, तो फिर वेल्डिंग लेंथ को मेंशन ड्राइंग में नहीं किया जाता। इसके बाद अगली चीज होती है वेल्डिंग पिच। ठीक है, वेल्डिंग पिच जो होती है वेल्डिंग लेंथ के साथ लिखी जाती है,
यहाँ पे इस जगह, अबव या बिलो डिपेंड करता है, ठीक है। सो वेल्ड पिच इज मेंशन नेक्स्ट टू द वेल्ड लेंथ, वेल्ड लेंथ के साथ वेल्डिंग पिच लिखी जाती है। ये जो जेड है ना, इसको मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ये होता है वेल्ड पिच, और ये जो वाई वाई था ये क्या थी, ये वेल्ड लेंथ थी ये। तो ये वेल्ड पिच है। पिच बता चुका था कि पिच भी ऑप्शनल है, पिच भी जो है ना ऑप्शनल होता है, प्रोवाइड की जाए या नहीं, नेसेसरी नहीं है। तो पिच क्या था, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द वेल्ड, जिसका वो हमने उसमें पढ़ा था स्टील बोल्टेड कनेक्शन में, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द होल्स पिच होती है, इसका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होता है वेल्ड के दरमियान, उसको हम कहते हैं पिच, ठीक है। ये ज़्यादा वो हो गया, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा वो समझ नहीं आ रहा, मैं नोटेशन रिमूव कर रहा हूँ, दोबारा एक अच्छी सी फिगर बना देता हूँ। क्या था, एक मेरी रेफरेंस लाइन थी, एरो लाइन थी, ठीक है, डिपेंड करता है ऊपर की तरफ है, वो डिपेंड करता है वेल्डिंग की साइड में प्रोवाइड की, टेल है, ठीक है, फिर वेल्ड सिंबल है, वेल्ड सिंबल के बाद वेल्ड साइज है जो कि लेफ्ट हैंड साइड को दिया जाता है वेल्ड सिंबल के, ये वेल्ड लेंथ है, ये वेल्ड पिच है। दोनों साइड पे वेल्डिंग है तो दोनों साइड पे प्रोवाइड करेंगे, अगर वेल्डिंग कंप्लीट लेंथ ऑफ जॉइंट पे प्रोवाइड की गई है तो प्रोवाइड नहीं करते। उसके बाद होता है फिनिशिंग सिंबल, ठीक है, जो फिनिशिंग सिंबल है वो हमेशा वेल्ड सिंबल के टॉप या बॉटम पे लिखा जाता है, जहाँ पे वेल्डिंग की ओरिएंटेशन है, यहाँ पे, अब क्योंकि यहाँ पे दोनों साइड पे है तो दोनों साइड से हम लिखें, ठीक है। तो इट इज ऑलवेज ऑन द टॉप ऑफ वेल्ड सिंबल। ये बेसिकली क्या बताता है, हाउ यू वांट टू फिनिश योर वेल्ड, कि किस तरह वेल्डिंग की फिनिशिंग करना चाहते हैं। तो जो फाइनल सरफेस रिक्वायरमेंट होती है ना वेल्डिंग की, वो फिनिशिंग सिंबल बताता है कि फाइनल जो रिक्वायरमेंट है उस सरफेस की जिसकी वेल्डिंग कर रहे हो, वो क्या फाइनल सरफेस रिक्वायरमेंट है, किस तरह उस वेल्ड को फिनिश करना चाहते हो, वो टॉप ऑफ दैट वेल्डिंग सिंबल लिखा जाता है, या इस साइड पे वेल्डिंग सिंबल है नीचे तो बॉटम ऑफ द वेल्डिंग सिंबल हम प्रोवाइड करते हैं। ये इसको कहते हैं हम फिनिशिंग सिंबल, ठीक है, ये फिनिशिंग सिंबल होते हैं। अच्छा, उसके बाद एक सिंबल होता है वेल्ड ऑल अराउंड। वेल्ड ऑल अराउंड सिंबल जो है ना, ये जहाँ पे रेफरेंस और टेल लाइन मिल रही होती है ना, वहां पे एक सर्कल बना दिया जाता है ऐसे। ये सिंबल तो क्या बता रहा है, वेल्ड ऑल अराउंड, वेल्ड ऑल अराउंड, इसका मतलब ये है कि वेल्डिंग विल बी अप्लाइड ऑल अराउंड द जॉइंट, जॉइंट के हर तरफ वेल्डिंग अप्लाई की जाएगी, ठीक है। वेल्ड ऑल अराउंड, वेल्डिंग विल बी अप्लाइड ऑल अराउंड द जॉइंट, इसको कहते हैं वेल्ड ऑल अराउंड सिंबल। ये अगर बताना हो कि वेल्ड ऑल अराउंड प्रोवाइड करनी है नहीं, तो ये सिंबल शो किया जाता है। उसके बाद एक सिंबल और होता है फील्ड वेल्ड का, मतलब ये वेल्ड ऑल अराउंड है ना, तो यहाँ पे ना इस जगह पे अगर फील्ड वेल्ड प्रोवाइड करना हो, इस जगह पे जहाँ पे दोनों आपस में मिल रहे हैं, रेफरेंस लाइन और एरो लाइन, उस जगह पे यूं करके एक सिंबल शो किया जाता है, ये फ्लैग टाइप। इसका मतलब है फील्ड वेल्ड, मतलब जब भी देर इज रिक्वायरमेंट ऑफ द वेल्ड ऑन द फील्ड, वेन एवर देर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वेल्ड ऑन द फील्ड, तो ये सिंबल यूज किया जाता है, इसको कहते हैं फील्ड वेल्ड, ठीक है। वेन एवर देर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द वेल्ड ऑन द फील्ड, फील्ड वेल्ड सिंबल, ये बेसिकली वेल्डिंग सिंबल के पार्ट, ठीक है, ये सारे डिफरेंट पार्ट, ठीक है। दोबारा बता दूं, ये आपकी रेफरेंस लाइन थी, लेट्स सपोज एरो, एरो ये बता रहा होता है कि कहाँ वेल्ड हुआ हुआ है, ठीक है, रेफरेंस लाइन के अबव हुआ हुआ है या नीचे हुआ है। अच्छा, ये रेफरेंस लाइन, ये एरो लाइन, ये वेल्डिंग की टेल,
लेट्स सपोज वेल्डिंग ये टॉप पे हुई हुई है, बॉटम पे नहीं है, सिर्फ उसके टॉप पोर्शन में है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अगर ऑल अराउंड वेल्ड है तो ये सिंबल, अगर फील्ड पे है तो ये सिंबल, ये टेल होगी, ये फिनिशिंग सिंबल एफ ऊपर आ गया, नीचे नहीं है तो नीचे नहीं आएगा। ठीक है, तो सिमिलरली वेल्डिंग की एक साइड पे यहाँ पे आपका वेल्ड साइज आ जाएगा, यहाँ पे आपका वेल्ड लेंथ आएगी, और वेल्ड लेंथ के साथ यहाँ पे आपकी वेल्ड पिच आ जाएगी। तो ये टोटल जो है ना वेल्डिंग के सिंबल्स के डिफरेंट वेल्डिंग ड्राइंग से रिलेटेड। अच्छा, इसके बाद जो है जो वेल्डिंग की एप्लीकेशन है, फिलेट वेल्डिंग की एप्लीकेशन, फिलेट फिलेट वेल्डिंग भी मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूँ वेल्डिंग वाले चैप्टर में। फिलेट वेल्डिंग बेसिकली ये फिलेट वेल्डिंग के पार्ट्स थे, जो रूट था, टो थी, फेस थी, लेग थी, थ्रोट थी, ये फिलेट वेल्डिंग के पार्ट्स थे। ये आप दोबारा एक दफा देख लेना। फिलेट वेल्डिंग कौन सी वेल्डिंग होती है? विच डू नॉट पेनिट्रेट द गैप बिटवीन द पार्ट्स बीइंग कनेक्टेड। जो पार्ट्स आपस में कनेक्ट कर रहे हो उसके गैप को वो पेनिट्रेट नहीं कर सकता। और इसके अलावा फिलेट वेल्डिंग होता क्या है? बेसिकली इट इज द प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू पीसेस। कोई भी दो पीसेस है उनको आपस में ज्वाइन करना है। ठीक है, व्हेन दे आर एट राइट एंगल और एट एनी एंगल, मतलब जो दो पीसेस आपस में ज्वाइन करने हैं। लेट्स सपोज ये राइट एंगल पे हो या किसी भी एंगल पे हो, किसी भी एंगल पे हो, तो ये वेल्ड किया जाता है, इसको फिलेट वेल्ड कहते हैं। ये 90 डिग्री एंगल पे है, ये कोई और एंगल है अब मतलब 90 के अलावा। सो अगर किसी भी एंगल पे वेल्ड करना हो दो पार्ट्स को, जो वेल्डिंग प्रोवाइड की जाती है उसे हम कहते हैं फिलेट वेल्ड। ठीक है, और फिलेट वेल्डिंग के ही पार्ट्स थे, रूट हो गया, टो होगी, रूट, टो, फेस, लेग, थ्रोट। ठीक है, रूट होगी, थ्रोट वगैरह। तो इसके अलावा फिलेट वेल्डिंग का ये ऑलरेडी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कि फिलेट वेल्डिंग होती है बेसिकली फिलेट वेल्ड डू नॉट पेनिट्रेट द गैप बिटवीन द पार्ट्स, बिटवीन पार्ट्स बीइंग कनेक्टेड। उसके बाद जो एप्लीकेशन है फिलेट वेल्ड की, वो हम उधर ही लेक्चर पे चले जाते हैं। ठीक है, वो मैंने जो वेल्डिंग के सिंबल बताया, अब मसला नहीं होगा ये पता कर, मतलब ये बताते हुए मुझे कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, जब आपकी जो वेल्ड सिंबल है, आपका वेल्ड सिंबल, ठीक है, इट इज ड्रॉन बिलो द रेफरेंस लाइन। व्हेन वेल्ड सिंबल इज ड्रॉन बिलो द रेफरेंस लाइन, तो उसका मतलब ये होता है कि ये एरो साइड वेल्ड है। देखो वेल्ड की जो डायरेक्शन है वो एरो की तरफ है, तो इसको हम कहते हैं एरो साइड वेल्ड, नियर साइड या एरो साइड वेल्ड। देखो ये एरो की ये साइड है ना, और वेल्ड की डायरेक्शन भी एरो की तरफ है, ये एरो की तरफ, तो हम इसको कहते हैं एरो साइड वेल्ड या नियर साइड वेल्ड। कब? व्हेन देयर इज अ वेल्ड सिंबल व्हिच इज ड्रॉन बिलो द रेफरेंस लाइन। ये रेफरेंस लाइन की वेल्ड सिंबल इस रेफरेंस लाइन के नीचे ड्रॉ किया है, तो इसका मतलब ये टेल है। देखा, मैंने कहा था ना टेल पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टेल पे दी मैंने E17, यानी जो इलेक्ट्रोड यूज हुआ है, इलेक्ट्रोड भी बता चुके इलेक्ट्रोड क्या होता है, जो इलेक्ट्रोड यूज हुआ है, ठीक है, E70 इलेक्ट्रोड यूज हुआ है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टेल वाली साइड पे। अच्छा, अब वेल्ड सिंबल अगर टुवर्ड्स द एरो साइड होगा तो उसको हम कहेंगे एरो साइड और नियर साइड वेल्ड। ये 7 क्या है? ये थ्रोट की थिकनेस है, थ्रोट अब पता होना चाहिए थ्रोट क्या है। और ये जो है ये लेग का साइज है, यानी साइज ऑफ वेल्डिंग। वो जो साइज नहीं था वेल्डिंग का, लेग जो थी W था, ये वो है 1/4 थिकनेस उसकी। ठीक है, ये क्या है? ये थ्रोट की थिकनेस है, ये साइज ऑफ वेल्डिंग 1/4। ठीक है, तो ये होता है एरो साइड वेल्डिंग। लाइक ये क्या बना हुआ है, ये इस तरह है। ये जो वेल्ड शो हुआ ना, ये वेल्डिंग जो हुई है, दो पार्ट्स को आपस में मिलाया हुआ, ये सिंबल ये शो, ये जो रेड। अच्छा, उसके बाद अगर वेल्डिंग का सिंबल एरो की अपोजिट हो, एरो की ये डायरेक्शन है, वेल्डिंग अपोजिट साइड पे, तो उसको हम कहते हैं अदर साइड वेल्डिंग। ठीक है, अपोजिट मतलब व्हेन देयर इज अ वेल्ड सिंबल अबव रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन के अबव है ना, तो हम इसको कहेंगे अदर साइड वेल्डिंग। लाइक इस तरह,
दो पार्ट्स हैं, उनको ये वेल्ड किया ये होगा, इसको हम कहेंगे अदर साइड वेल्ड। अच्छा, ये बोथ अभी जो मैंने बताया था वो बोथ साइड है कि व्हेन देयर इज अ वेल्ड सिंबल अबव और बिलो द रेफरेंस लाइन, इस रेफरेंस लाइन के अबव भी है बिलो भी है, ठीक है, इसको हम कहते हैं वेल्ड ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड वेल्डिंग, ठीक है, यानी कि इस तरह करके यहाँ पे भी वेल्ड हुआ हुआ और यहाँ पे भी, ये बोथ साइड वेल्डिंग, ठीक है, ये वो अभी मैं बता चुका हूँ वेल्ड ऑल अराउंड, ठीक है, कि जो वेल्ड हुआ हुआ है इट इज इट मीन्स दैट यू हैव जो वेल्ड है इट इज ऑल अराउंड द जॉइंट, ये सिंबल ये शो कर रहा है, वेल्डिंग इज डन ऑल अराउंड द जॉइंट, ठीक है, ये ऑल अराउंड वेल्डिंग, ये अभी मैंने पहले बताया, ये फील्ड वेल्ड का भी मैंने बताया था कि व्हेनेवर देयर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वेल्ड ऑन द फील्ड, फील्ड वेल्ड सिंबल इज यूज्ड। तो बाकी ये एरो किस तरह है ये मैं बता चुका हूँ कि नियर साइड वेल्डिंग क्या है, एरो साइड वेल्ड, अदर साइड वेल्डिंग क्या है, बोथ साइड्स वेल्डिंग, ठीक है, ये बेसिकली जो था ये वेल्डिंग की एप्लीकेशंस थी। और इसके अलावा जो वेल्डिंग सिंबल है ना उसमें यहाँ पे तो एक एरो है, there are more than one arrows, it is possible that there are more than one arrow, there are more than one arrow line which present for the same reference line, which is present for the same reference line, ठीक है, अगर एक रेफरेंस लाइन है ये एरोज डिफरेंट भी हो सकते हैं, ये आगे हम एग्जांपल करेंगे उसमें ऐसे ही है, ठीक है, फॉर द वेल्डिंग सिंबल देयर आर मोर देन वन एरो लाइन व्हिच इज प्रेजेंट फॉर द सेम रेफरेंस लाइन, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मैं बता भी देता हूँ कि ये दो पार्ट्स को आपने वेल्ड किया, ठीक है, ये भी है एक यहाँ पे वेल्ड किया और इस पार्ट को यहाँ पे वेल्ड किया, ये रेफरेंस लाइन है, ये एरो लाइन एक ये और एक एरो लाइन, यानी कि दो डिफरेंट वेल्डिंग्स को शो कर रही है एरो लाइन, और ये वेल्डिंग अबव हुई है या बिलो हुई है ये सिंबल शो कर दिया, ठीक है, सो ये क्या है दो एरोज, तो मैंने अभी बात की थी कि मल्टीपल एरोज भी यूज कर सकते हैं फॉर द सेम रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन थी ये एरो लाइन है, सो फॉर द सेम रेफरेंस लाइन देयर कैन बी मल्टीपल एरो लाइंस, ये एरो लाइन, ठीक है, ये एरो लाइन, सेम रेफरेंस लाइन के लिए मल्टीपल एरो लाइंस भी हो सकते हैं, ठीक है, तो वेल्ड्स की जो है ना प्रॉपर्टीज सेम भी हो सकती हैं फिलेट वेल्ड की, तो अगर मतलब अगर वेल्ड की प्रॉपर्टी सेम होगी ना तो उनकी रेफरेंस लाइन सेम होगी, मतलब ये दोनों वेल्ड जो है वो उनकी प्रॉपर्टी सेम है, उनका साइज, उनकी लेंथ, उनकी पिच, ठीक है, और एक्स्ट्रा जो भी इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन है अगर वो सेम है दोनों की प्रॉपर्टीज, तो आप सेम रेफरेंस लाइन दोनों वेल्ड के लिए यूज कर सकते हो, एरो लाइन डिफरेंट होगी दोनों के लिए, रेफरेंस लाइन जो है उनकी वो कॉमन होगी, ठीक है, और एरो लाइन बेसिकली उसकी डायरेक्शन को शो कर रही है वेल्ड, और एक और बात कि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है वो हमेशा वेल्डिंग की टेल पे प्रोवाइड की जाती है, जैसे E70 इलेक्ट्रोड यूज हुआ, ठीक है, अब इलेक्ट्रोड ये भी बता दूं थोड़ा सा दोबारा, E70 ई मतलब इलेक्ट्रोड, 70 का क्या मतलब है उसकी मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेस, 70 का मतलब है 70,000 पाउंड पर इंच स्क्वायर, तो 70 का मतलब क्या है 70 किलो पाउंड कर लो, 70 KSI यानी किलो पाउंड पर इंच स्क्वायर, ठीक है, 70 किलो पाउंड पर इंच स्क्वायर या फिर 70,000 पाउंड पर इंच स्क्वायर उसकी मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रोड बेसिकली ई इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बता रहा है कि बेसिकली इट इंडिकेट्स हाउ स्ट्रांग दिस इलेक्ट्रोड इज व्हेन वेल्डिंग, ये 70 बता रहा है,
कि ये इलेक्ट्रोड कितना स्ट्रांग होगा व्हेन वेल्डेड, जब वेल्डिंग हो जाएगी तो उसकी मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होगी 70,000 psi या फिर 70 KSI। ठीक है। इलेक्ट्रोड क्या था, आर्क वेल्डिंग जब हम पढ़े तो उसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोड यूज इज बेसिकली यूज टू कंडक्ट करंट। जब भी आप दो पीसीस को आपस में जोड़ते हो तो जो करंट कंडक्ट करता है वो इलेक्ट्रोड कंडक्ट करता है। तो इलेक्ट्रोड इज बेसिकली यूज टू कंडक्ट करंट टू जॉइन टू पीसीस टुगेदर। और 70 उसकी मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ बता रहा है कि आफ्टर वेल्डिंग उस कितना स्ट्रांग होगा ये इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये बेसिकली एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वेल्डिंग की टेल पे प्रोवाइड की जा रही है। और ये इलेक्ट्रोड का भी मैं थोड़ा रिवाइज करवा दूं, जब इलेक्ट्रोड का हमने पढ़ा था तो हमने उसकी नोटेशन देखी थी, इस तरह लिखा होता है ई एक्स 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 एक्स। इसको लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। सो ई फॉर इलेक्ट्रोड, जो पहले दो एक्स है यानी एक्स एक्स 1 और 2, ये एक्स एक्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ बताते हैं इन KSI। मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ जैसे कि ये 70 बता रहा है। ठीक है, ये एक्स और ये एक्स 1 2, ये 70 क्या बता रहा है कि इसकी जो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो 70 KSI है। जो तीसरा एक्स है ना ये वाला, ये क्या बताता है, ये नंबर ऑफ वेल्डिंग पोजीशन बताता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रोड्स बताता है। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं लेक्चर में। ये नंबर ऑफ वेल्डिंग पोजीशन एंड इलेक्ट्रोड्स के बारे में बताता है। जो फोर्थ एक्स है ना ये बताता है टाइप ऑफ कोटिंग कौन सी है और वेल्डिंग करंट कौन सा यूज हुआ है। ये टेबल से हमने वैल्यू भी देखी थी लास्ट लेक्चर में वेल्डिंग वाले, कि कोटिंग की टाइप कौन सी है और वेल्डिंग का करंट कौन सा यूज हुआ है। तो ये बेसिकली जो इसकी नोटेशन है, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वेल्डिंग को, ई एक्स 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 4 डिजिट्स होते हैं आगे, पहले जो दो डिजिट्स हैं जैसे 70 है, वो क्या बता रहा है कि जो वेल्डिंग की मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ है ना वो कितनी है 70 KSI है, इन KSI ये बताता है। थर्ड जो है वो बताता है नंबर ऑफ वेल्डिंग पोजिशन, के वेल्डिंग अबव है बिलो है दोनों साइड पे, जैसे ये है कि वेल्डिंग बिलो प्रोवाइड की गई है, वेल्डिंग अबव प्रोवाइड की जाए, वेल्डिंग दोनों साइड पे। ठीक है, E70 आगे थर्ड वो बताता है कि वेल्डिंग पोजीशंस कितनी है 1 2 या 3, यानी E71 का मतलब क्या है कि वेल्डिंग की पोजीशन एक ही है। उसके बाद यहाँ पे एक और जो एक्स होता है चौथा, वो नंबर क्या बताता है कि टाइप, ये टेबल से उसकी वैल्यू आएगी कि टाइप टेबल से पता लगेगा कि कौन सी कोटिंग है, यहाँ पे मेंशन कर दिया जाता है ड्राइंग में। टाइप ऑफ कोटिंग कौन सी प्रोवाइड की गई है, वेल्डिंग का करंट जो प्रोवाइड किया है कौन सा यूज हो रहा है, ये दोबारा आप लेक्चर पिछला देख लेना। तो ये बेसिक थोड़ा सा मैंने बता दिए। वेल्डिंग सिंबल पार्ट्स कौन कौन से हैं, इलेक्ट्रोड क्या है, टेल पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इलेक्ट्रोड की वो क्या चीज़ है। तो वापस आते हैं। अब ये जो है ना इलेक्ट्रोड मैंने बताया था, एक E70 इलेक्ट्रोड है, एक E80, आगे एक्स एक्स मतलब वही चीज़ है कि थर्ड बताएगा उसकी डेजिग्नेशन के वेल्डिंग पोजीशन कौन सी है, फोर्थ बताएगा कि टाइप ऑफ कोटिंग कौन सी है और वेल्डिंग का करंट कौन सा यूज होगा। सिमिलरली E80 इलेक्ट्रोड का मतलब है कि 80 KSI उसकी मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ है, E70 का मतलब है 70 KSI उसकी मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। जिन जो स्टील जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 60 KSI से कम होना उसके लिए हम E70 इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। ठीक है, जिस स्टील की टेंसाइल यील्ड जो बेसिकली यील्ड स्ट्रेस है वो 60 KSI से कम हो तो उसके लिए जो इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है वो E70 किया जाता है, और जिसकी 60 से 65 के दरमियान हो उसके लिए E80 इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। चले नेक्स्ट आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल में ये आपका फार्मूला यूज होना है, जो लोड कैपेसिटी है ना, नॉमिनल लोड कैपेसिटी, वेल्ड की अगर नॉमिनल लोड कैपेसिटी फाइंड करनी हो तो जो फार्मूला यूज होता है वो ये यूज होता है। आर एन क्या है, आर एन रिप्रेजेंट कर रहा है नॉमिनल लोड कैपेसिटी वेल्ड की, इसके इक्वल होता है एफ डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय ए डब्ल्यू। ठीक है, ए डब्ल्यू क्या होता है, एरिया ऑफ वेल्ड। एफ डब्ल्यू क्या होता है, इट इज द फोर्स ऑन वेल्ड, जो वेल्ड पे फोर्स लगेगी वो एफ डब्ल्यू। ठीक है, एफ डब्ल्यू क्या है, फोर्स ऑन वेल्ड, और ए डब्ल्यू क्या है, ये एरिया ऑफ वेल्ड। अच्छा, और ये
जो फोर्स ऑफ वेल्ड है वो देखते हैं हम। एरिया वेल्ड क्या होगा, वेल्ड का एरिया, जो एरिया वेल्ड होता है वो होता है आपकी जो थ्रोट की थिकनेस है मल्टीप्लाई बाय लेंथ, वो जो लेंथ थी उसकी, ठीक है। तो थ्रोट की थिकनेस मैंने बताया था जब लेग्स दोनों इक्वल होंगे ना, तो ये थ्रोट की थिकनेस आएगी, वो आएगी 0.707 डब्ल्यू, अभी ऊपर हमने डिस्कस किया। अब क्योंकि मैं एरिया निकाल रहा हूँ, ये थ्रोट की थिकनेस है मल्टीप्लाई बाय जो लेंथ है, उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वेल्ड का एरिया आ जाएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ वेल्ड को मल्टीप्लाई कर दो थ्रोट थिकनेस से तो एरिया ऑफ वेल्ड आ जाएगा। तो ए डब्ल्यू किसके इक्वल है, 0.707 डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एल। 0.707 डब्ल्यू क्या है, थ्रोट थिकनेस, मल्टीप्लाई एल क्या है, लेंथ ऑफ वेल्ड। अच्छा, एफ डब्ल्यू जो होता है वो कहाँ से निकलता है, एफ डब्ल्यू इस फार्मूले से निकलता है, 0.6 मल्टीप्लाई एफ ई एक्स एक्स। अच्छा, अब ये क्या चीज है, एफ डब्ल्यू क्या था, फोर्स ऑन वेल्ड। तो फोर्स ऑन वेल्ड का फार्मूला है 0.6 मल्टीप्लाई बाय एफ ई एक्स एक्स, ठीक है। अब एफ ई एक्स एक्स क्या है, बेसिकली ये टेंसाइल स्ट्रेंथ बताता है इलेक्ट्रोड की। क्या बताता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड बताता है। अच्छा, जो एफ ई एक्स एक्स है ये क्या बता रहा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड। जो कि वेल्डिंग प्रोसेस में हम यूज करते हैं। अब ये जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ 60 भी हो सकती है, 70 भी हो सकती है, 80 भी हो सकती है, के एस आई बता रहा हूं, ठीक है। ये 60 से लेके 120 तक कोई भी रेंज हो सकती है के एस आई, ठीक है। एफ ई एक्स एक्स की रेंज 60 से लेके 120 तक होती है, ठीक है। तो वो जो इलेक्ट्रोड बेसिकली लिखा जाता है कि इलेक्ट्रो ई एटी, ये एटी जो है ना, ये बेसिकली ये एफ ई एक्स इलेक्ट्रोड ई एटी है, तो उसकी जो मिनिमम जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो कितनी होगी, 80 के एस, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोड होगा एफ ई एक्स एक्स की वैल्यू, ये जो फर्स्ट टू उसके नंबर है वो डेजिग्नेट करेंगे, ये एफ ई एक्स एक्स, ठीक है। ई एटी का मतलब उसकी जो एफ ई एक्स एक्स है यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ है वेल्ड की, वो वेल्ड इलेक्ट्रोड की वो कितनी है, 80 के एस है। यहाँ 70 होता तो ये एफ ई एक्स एक्स कितना होता, 70 के एस है। 90 होता तो ये कितना होता, 90 के एस है। जो इलेक्ट्रोड यूज होगा उसके कोरस्पॉन्डिंग हम उसकी मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ यूज करेंगे, ठीक है। तो ये एफ ई एक्स एक्स क्या है, दिस इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड। अगर ये 80 इलेक्ट्रोड है तो ये 80 जो है ये एफ ई एक्स एक्स। तो ये जो एफ डब्ल्यू है ये किसके इक्वल होगा, 0.6 एफ ई एक्स एक्स। अच्छा, जो नॉमिनल लोड कैपेसिटी है वो इसके इक्वल है। डिजाइन स्ट्रेंथ क्या होगा, दोनों साइड पे अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो, क्योंकि ये 5 आर एन क्या था, डिजाइन स्ट्रेंथ ना, आर एन मेरे पास आ गया, दोनों साइड पे 5 से मल्टीप्लाई कर गया तो कर दिया तो ये क्या बन गया, डिजाइन। अब 5 क्या है, वो वही 0.75 होता है 5 की वैल्यू, ठीक है। रिडक्शन फैक्टर 0.75। एफ डब्ल्यू कहाँ से आएगा, ये 0.6, और ए डब्ल्यू कहाँ से आएगा, ये। अच्छा, एफ डब्ल्यू के लिए ये फार्मूला कब यूज होगा, एफ डब्ल्यू के दो फार्मूले हैं, एक ये है और एक ये है। अगर फोर्स जो होगी, जो फोर्स होगी वेल्ड पे, वो पैरेलल होगी ना वेल्ड के या प्लेन ऑफ वेल्ड के, बोथ इन एक्स और वाई एक्सिस, तब हम ये फार्मूला यूज करें। मतलब ये इस तरह वेल्ड हुआ है, फोर्स उसके पैरेलल है, ये वेल्ड यूं है, फोर्स उसके पैरेलल है, या फिर वेल्ड यूं हुआ है तो फोर्स यूं लग रही है, यानी उसके पैरेलल, ठीक है। ये जो दो केसेस मैंने बताए ना, ये दोबारा बता दो, ये केस या ये केस, कि when the weld force is when the force is parallel to weld or plane of weld, तो ये फार्मूला यूज होगा। अगर फोर्स परपेंडिकुलर हो या किसी भी एंगल पे हो, मतलब ये कि वेल्ड ये है, अब फोर्स यूं लग रही है, इसके क्या है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, या फिर वेल्ड यूं है और फोर्स यूं लग रही है, ये भी क्या है, एंगल पे है फोर्स। सो जब भी फोर्स जो है वो एंगल पे होगी किसी वेल्ड के प्लेन के या परपेंडिकुलर होगी तो ये फार्मूला यूज होगा। और अगर वो उसके प्लेन के पैरेलल होगी, जैसे कि अभी बताया कि फोर्स जो है वो यूं करके उसी के प्लेन पे लगेगी, इस प्लेन के पैरेलल है,
तो उस सूरत में ये फार्मूला यूज होगा। अगर यही एरो यूं होता तो ये फार्मूला यूज होता, यानी कि जो फोर्स है इट इज परपेंडिकुलर टू द वेल्ड इस केस, या फिर ये एरो यूं होता तब भी ये फार्मूला यूज होता। परपेंडिकुलर किसी भी एंगल पे जब फोर्स लग रही होगी वेल्ड के तो ये फार्मूला यूज होगा, ठीक है, एंगल ऑफ द लोड। और अगर किसी भी उसके प्लेन के पैरेलल होगी तो ये वाला फार्मूला 0.6 FEXX। FEXX में बता चुका हूँ, E80 के लिए FEXX क्या है 80 KSI, E70 के लिए 70 KSI। तो ये क्या है टेंसाइल स्ट्रेंथ है वेल्ड इलेक्ट्रोड। अच्छा, इंक्लाइंड के लिए या एंगल के लिए फार्मूला है, इसमें क्या है 0.6 FEXX 1 प्लस 0.5 इंटू साइन 1.5 इंटू थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा की पावर 1.5। इस तरह लिखो या इस तरह लिखो एक ही बात है, यानी साइन थीटा फाइंड करके लेट्स सपोज मेरे पास है साइन 45 डिग्री इंटू 1.5। साइन 45 डिग्री कैलकुलेटर से करोगे वो आएगा 0.707, उसकी पावर 1.5। तो 0.707 की पावर लोगे 1.5 तो आंसर आ जाएगा। तो मतलब ये कि ये जो चीज़ लिखी हुई है ना मैथमेटिकली, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ साइन थीटा की पावर 1.5। इस तरह लिख लो या इस तरह लिख लो। तो ये दो डिफरेंट फार्मूला यूज होंगे। ये फार्मूला किसके लिए था, जब फोर्स जो है वो वेल्ड के पैरेलल है, प्लेन ऑफ वेल्ड के पैरेलल है, एक्स एक्सिस पे हो या वाई प्लेन पे हो, ठीक है, वाई एक्सिस पे हो, नो वो मैटर नहीं करता, पैरेलल है। मैंने बताया था कि अभी पीछे अगर फोर्स इंक्लाइंड है उसके प्लेन के वेल्ड के तो ये वाला फार्मूला यूज। ये कुछ बेसिक्स थी, आगे चलते पहली एग्जांपल सॉल्व करें। अच्छा जी, फर्स्ट एग्जांपल ये है कि डिटरमिन द स्ट्रेंथ ऑफ द फॉलोइंग वेल्ड। तीन डिफरेंट तरह के वेल्ड है, उनकी स्ट्रेंथ डिटरमिन करनी है। पहला वेल्ड ये है, उसकी डिस्क्रिप्शन गिवन है, क्या क्या गिवन है। अच्छा पहले एक और बात, वेल्डिंग सिंबल में ना यूं मैंने बताया था कि पीछे ये वेल्डिंग इलेक्ट्रोड सिंबल है, ये यहाँ पे 7, इसका क्या मतलब है, ये थ्रोट की बेसिकली साइज है, थ्रोट का साइज है। और यहाँ पे जो नोटेशन थी इस जगह पे जो न्यूमेरल था वो वेल्ड की थिकनेस बता रहा था, ठीक है। जो वेल्ड की थिकनेस है वो ये यहाँ पे शो होगी और जो थ्रोट की उसका साइज है वो यहाँ पे होगा। अच्छा, अब जो पहला हमने स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, जो पहला बेसिकली देखो यहाँ पे पहली बात देखो, ये जो वेल्ड है उसके प्लेन के पैरेलल है, यानी यहाँ पे जो FEXX वाला फार्मूला है वो FW का फार्मूला कौन सा यूज होगा, 0.6 इंटू FEXX। यहाँ पे देखो इस वेल्ड के फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे इस वेल्ड के फोर्स क्या है, एक एंगल पे इंक्लाइंड है। तो यहाँ पे वो ये वाला फार्मूला यूज नहीं होगा। ये फार्मूला देखो इसके प्लेन के पैरेलल है फोर्स, तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज होगा FW का, AW का फार्मूला सेम है, और यहाँ पे FW का सेकंड फार्मूला यूज होगा 1 प्लस साइन थीटा पावर जो भी था की पावर 1.5 इस और इसके। पहली बात, लेट्स सपोज अगर ये केस न्यू होता इसकी बजाय, तब भी यहाँ पे फार्मूला वो यूज होता FW इज इक्वल टू 0.6 FEX। तो यहाँ पे भी उसके प्लेन के फोर्स क्या है, पैरेलल। यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर है, यहाँ पे क्या है 45 डिग्री। तो यहाँ पे FW का फार्मूला वो सेकंड वाला यूज होगा। इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, वेल्ड की थिकनेस गिवन है 3/4 इस वाले वेल्ड की, लेंथ गिवन है 8 इंचेस, यानी L जो है वो 8 है इंचेस, और वेल्ड की जो थिकनेस है वो कितनी है 3/4 इंचेस, लोडेड अलोंग द वेल्ड, ठीक है, वही बात जो मैंने बताई है। सिमिलरली इस वेल्ड की ये इंफॉर्मेशन गिवन है और इस वेल्ड की ये इंफॉर्मेशन गिवन है। सिंपल क्या निकालना है, स्ट्रेंथ निकालनी है, वही फार्मूला यूज करो, फाई आर एन इक्वल टू फाई FW इंटू AW। फाई क्या होगा तीनों केसेस में 0.75,
ए डब्ल्यू क्या होगा इसका, अगर मैं बात करूं तो वही 0.707 इंटू डब्ल्यू इंटू लेंथ। ये लेंथ है वेल्ड की जो कि कितनी है 8 इंच। ये जो डब्ल्यू है ना ये गिवन है, दिस थिकनेस ऑफ वेल्ड इज डब्ल्यू, ये 3/4 इंच। डब्ल्यू की जगह क्या आएगा 3/4 इंच। ए डब्ल्यू यहाँ से आ जाएगा। एफ डब्ल्यू कैसे आएगा, एफ डब्ल्यू इस केस के लिए एफ डब्ल्यू का कौन सा फार्मूला यूज होगा 0.6 इंटू एफ ई डबल एक्स। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम वही चीज होगी, वही फार्मूला, सिर्फ सिर्फ ये है कि जो एफ डब्ल्यू है उसका सेकंड फार्मूला यूज होगा। ठीक है, ये आपने प्रैक्टिस करनी है, सिंपल से है, वो फार्मूला यूज कर। आगे दिखा देता हूँ मैं। ठीक है, तो पार्ट ए जो था, जो फर्स्ट पार्ट था, ये फार्मूला था। ए डब्ल्यू की जगह ये आ गया, एफ डब्ल्यू की जगह क्या आएगा, ये 0.6 इंटू एफ ई एक्स। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं था, लेकिन आपको अगर इलेक्ट्रोड मेंशन ना हो तो आपने E70 लेना है, यानी जो वैल्यू यूज करनी है एफ ई एक्स एक्स की वो 70 यूज कर। ठीक है, 70 आपने वैल्यू यूज करनी है। अगर मेंशन हो E80 है तो यहाँ पे फिर 80 आएगी, E90 है तो 90 आएगी। ठीक है, आपने फिर 70 यूज करनी है। मेंशन नहीं था तो E70 इलेक्ट्रोड ले लिया हमने। बस कुछ भी नहीं है कि इसमें ए एफ डब्ल्यू जो है वो किस फार्मूले से निकलेगा, ए डब्ल्यू वही इसी फार्मूले से, और एफ डब्ल्यू जो है वो 0.6 इंटू एफ ई एक्स है। ठीक है, तो एफ ई एक्स एक्स 70 ले लिया, बाकी वही कैलकुलेशन करके चेक कर लिया। सेकंड जो पार्ट था, सेकंड पार्ट में सिर्फ डिफरेंस क्या होगा, एफ डब्ल्यू का ये फार्मूला यूज होगा, 0.6 मल्टीप्लाई एफ ई एक्स एक्स ब्रैकेट 1 प्लस 0.5 इंटू साइन थीटा पावर 1.5। अब जो सेकंड पार्ट था वो यूं था, यूं करके फोर्स लग रही है, तो फोर्स कितने एंगल पे लग रही है 90 डिग्री पे, तो थीटा की जगह क्या पुट करोगे 90 डिग्री। ये भी सॉल्व करना सिंपल है। पार्ट जो सी है उसमें क्या होगा, उसमें भी वो इंक्लाइंट था, तो फोर्स लग रही थी वो 45 डिग्री के एंगल पे लग रही थी, तो यहाँ पे जो थीटा है उसकी जगह क्या पुट करोगे 45 डिग्री पे। सिंपल, फाई आर एन का ये फार्मूला यूज करना है, ए डब्ल्यू का ये फार्मूला है, एफ डब्ल्यू का अगर वो पैरेलल है प्लेन ऑफ वेल्ड के तो ये वाला फार्मूला है 0.6 एफ ई एक्स, और अगर वो पैरेलल नहीं है तो फिर ये वाला फार्मूला एफ डब्ल्यू। बाकी सेम कैलकुलेशन है, सिर्फ वैल्यूज को आप इसमें वैल्यूज पुट करोगे और आंसर आ जाएगा। सो पार्ट ए के लिए जो डिजाइन स्ट्रेंथ आई नॉमिनल वो इतनी है 133, पार्ट टू के लिए 200.4 और पार्ट थ्री के लिए 172.7 आई डिजाइन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है, नेक्स्ट वो कहता है डिटरमिन द डिजाइन स्ट्रेंथ फॉर सी शेप वेल्ड। अब ये देखो वेल्ड की शेप, ये जो है ना ब्लैक कलर में ये वेल्ड हुआ है, तो वेल्ड की जो शेप बन रही है वो सी शेप बन रही है, इसलिए उसको कह रहा है सी शेप वेल्ड। ठीक है, ये सी शेप बन रही है, ये क्या है सी शेप वेल्ड है। पहली बात देखो उसने E70 बता दिया है कि इलेक्ट्रोड कौन सा है E70 है, यानी उसकी जो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कितनी है 70 KS है। गिवन है इलेक्ट्रोड की डिस्क्रिप्शन, देखो टेल पे प्रोवाइड की जाती है ना, टेल पे इलेक्ट्रोड की डिस्क्रिप्शन गिवन। उसके बाद 3/6 इंचेस फिलेट वेल्ड है, यानी ये वेल्ड की ये जो है थिकनेस गिवन है। ठीक है, ये वेल्ड की थिकनेस है, 3/6 इंचेस क्या है थिकनेस ऑफ वेल्ड, वेल्ड थिकनेस। हो सकता है क्वेश्चन में ना लिखा हो, तो ये ड्राइंग से आपने देख लिया। ठीक है, ये जो पार्ट है ये क्या है वेल्ड की थिकनेस। ठीक है,
दिस इज साइज ऑफ थ्रोट। ये जो पार्ट रिप्रेजेंट करेगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? थ्रोट साइज, साइज ऑफ थ्रोट। ठीक है, वेल्ड थिकनेस जो है ड्राइंग में भी नजर आ रही है, ड्राइंग गिवन होगी, आप मेंशन भी कर दीजिए। क्या क्या बताया गया है? इलेक्ट्रोड E70 है, वेल्ड की थिकनेस जो है, वेल्ड की थिकनेस क्या थी? वो W, जो फार्मूला में यूज होता है W। वेल्ड की थिकनेस भी गिवन है। इसके बाद न्यूमेरिकल समझना जरा। ये PL का मतलब प्लेट, ये गसेट प्लेट लगी हुई है। गसेट प्लेट का मैंने कॉन्सेप्ट दिया था। गसेट प्लेट टू डिफरेंट मेंबर्स को ज्वाइन करने के लिए प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, टू डिफरेंट मेंबर्स एट डिफरेंट एंगल, हम गसेट प्लेट प्रोवाइड करते हैं। खैर, ये गसेट प्लेट है। ये एरो क्या शो कर रहा है? ये रेफरेंस लाइन है, ये एरो, एरो लाइन, एरो लाइन, एरो लाइन, ये एरो लाइन, ये तीन एरो लाइन ये शो कर रही है कि इन वेल्ड की जो स्पेसिफिकेशन है वो सेम है। तीनों वेल्ड जो है वो कितने इंच, उनकी थिकनेस कितनी है? 3/16। और तीनों वेल्ड में जो इलेक्ट्रोड यूज हुआ है वो कौन सा यूज हुआ है? E7। ये होता है मल्टीपल वेल्ड, जो मैं पहले बता रहा। अब ये जो वेल्ड है ना, ये वाला, इस वेल्ड की लेंथ कितनी है? 10 इंचेस। तो ये जो वर्टिकल वेल्ड हुआ है इसकी लेंथ कितनी है? 8 इंचेस। ये वाला वेल्ड 8 इंच, इसकी 10 है तो ऑब्वियसली इसकी भी 10 है ना। ये और ये दोनों क्या है? 10 इंच सेम है, सी शेप बन रही है। तो ये जो वेल्ड है इसकी लेंथ 10 इंचीज है, इस वाले वेल्ड की लेंथ भी 10 इंचीज है। और ये जो वेल्ड हुआ है इसकी लेंथ कितनी है? 8 इंच। ये जो प्लेट है गसेट प्लेट, गसेट प्लेट जो है ऑब्वियसली स्टील की होगी, तो इसका ग्रेड क्या है? A36। ठीक है, A36 पहले पिछले न्यूमेरिकल में बताया था, स्टील बोल्टेड कनेक्शन। और जो गसेट प्लेट है ना ये वाली, इसकी थिकनेस कितनी है? 3/4 इंचेस। और ये जो दूसरी प्लेट है जिसको आप ज्वाइन कर रहे हो, गसेट प्लेट, मतलब दो मेंबर्स ज्वाइन हो रहे हैं वाया गसेट प्लेट। तो ये जो प्लेट है, ये जिसकी वेल्डिंग हुई हुई है, इस प्लेट का भी ग्रेड क्या है? A36। और इस प्लेट, PL प्लेट, इस प्लेट की थिकनेस कितनी है? 1/2 इंच। ठीक है, इस प्लेट की थिकनेस क्या है? 1/2 इंच। ये इंफॉर्मेशन की मैंने, डिजाइन स्ट्रेंथ फाइंड करनी है आप। ये लिखा हुआ है डिजाइन स्ट्रेंथ फाइंड करनी। वही चीज, सबसे पहले वो जो फॉर्मूला था आपके पास डिजाइन स्ट्रेंथ का। अच्छा, इसमें दो डिफरेंट चीजें हैं। इसमें क्योंकि सी शेप वेल्ड है, उसमें वेल्ड जो था वो सी शेप में था। तो एक होगा आपका लॉन्गिट्यूडनल, जो आपकी बेसिकली होगी नॉमिनल लोड कैपेसिटी। आर क्या था? लोड कैपेसिटी थी ना, RW। L फॉर लॉन्गिट्यूडनल और T फॉर ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडनल होता है इन द डायरेक्शन ऑफ लोड। ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है, डायरेक्शन है लोड की, यानी ये जो वेल्ड आएगा ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन है। और ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ लोड, ये जो डायरेक्शन होती है इसको कहते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ठीक है, ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, ये लॉन्गिट्यूडनल है। डायरेक्शन ऑफ लोड अगेन, मतलब ये लेट्स सपोज ये कोई नंबर है, यहाँ पे लोड अप्लाई हो रहा है, तो ये जो डायरेक्शन होगी ना ये वाली, इसको हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ये वाली। और ऑपोजिट ये जो डायरेक्शन होगी इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स डायरेक्शन, यानी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लोड। ठीक है, अब आपने जो ये RW क्या था? RW इज द नॉमिनल लोड कैपेसिटी। जो नॉमिनल लोड कैपेसिटी है वो यहाँ पे दो आएंगी, एक अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन और एक अलोंग द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। फार्मूला वही है। फार्मूला क्या था RW का? RW का फार्मूला था FWAW। अब क्योंकि ये किसी एंगल पे नहीं है, अलोंग द लेंथ है, तो FW का फार्मूला वही यूज होगा। ठीक है, FW किसके इक्वल होगा? FW इज इक्वल टू 0.6 मल्टीप्लाई FE XX। अब याद हो क्वेश्चन में गिवन था E70 इलेक्ट्रोड है, ये लिखा भी हुआ है। तो E70 इलेक्ट्रोड के लिए FEXX क्या होगा? 70। सो 0.6 मल्टीप्लाई 70, ये वो लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या आएगा? ये जो चीज है ये AW है, इसको भी बता देता हूँ। FW बता दिया, ये AW है। AW किसके इक्वल था? AW इक्वल था 0.707 S यानी W मल्टीप्लाई बाय L। ठीक है, 0.707 W। तो ये वेल्ड की थिकनेस थी।
सो वेल्ड की थिकनेस कितनी है, ये 3/16 इंचेस, तो 0.707 मल्टीप्लाई बाय 3/16, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय लेंथ है यहाँ पे, तो लेंथ कितनी है वेल्ड की। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में वेल्ड कौन सा है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, लॉन्ग डायरेक्शन ऑफ फ्लो, लॉन्गिट्यूडनल में डायरेक्शन में ये वाला वेल्ड है और ये वाला वेल्ड है। इस वेल्ड की लेंथ कितनी है 10, और दो वेल्ड है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ये ख्याल रखना है, वेल्ड दो है सो इसलिए 2 मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ पे आएगा ना एल, यहाँ पे 10 इंचेस, यानी ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड है ये वाला अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ लोड वो 10 इंचेस है उसकी लेंथ, लेकिन ये दो वेल्ड्स प्रोवाइड हुए हैं ना, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 ये यहाँ पे इसलिए आया, ठीक है। तो जो लॉन्गिट्यूडनल नॉमिनल लोड कैपेसिटी आई वो कितनी आ गई 111.35 किप्स। सिमिलरली अब ये वेल्ड रह गया, ये वेल्ड क्या है ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है, सो आर डब्ल्यू टी भी हम फाइंड करेंगे। आर डब्ल्यू टी क्या है, ट्रांसवर्स नॉमिनल लोड कैपेसिटी, यानी नॉमिनल लोड कैपेसिटी इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ वेल्ड, इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ द लोड, ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वही फार्मूला है, कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक चेंज आएगा, एफ डब्ल्यू की जगह क्या पुट किया, वही 0.6 मल्टीप्लाई बाय एफ ई एक्स एक्स, वो यहाँ पे ये आ गया 0.6 मल्टीप्लाई 70, ये ए डब्ल्यू है, ये वाला पोर्शन, ए डब्ल्यू किसके इक्वल था, ए डब्ल्यू इक्वल था 0.707 मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एस, 0.707 एज इट इज, वेल्ड की थिकनेस कितनी है 3/16, और ये एल आएगा यहाँ पे, सॉरी एल, लेंथ ऑफ वेल्ड कितनी है, आप क्योंकि ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन की, ये वाली ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो वेल्ड है उसकी लेंथ कितनी है 8 इंच, तो यहाँ पे ऊपर 10 आया था और मल्टीप्लाई 2 हुआ था क्योंकि 2 वेल्ड थे लॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ठीक है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 10 आया था क्योंकि दो वेल्ड थे लॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, दोबारा बता रहा हूँ, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ लोड जो वेल्ड होगा वो लॉन्गिट्यूडनल होगा और परपेंडिकुलर टू दैट डायरेक्शन जो है वो ट्रांसवर्स होगा। सो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में वेल्ड की लेंथ क्या है 8 इंच और लॉन्गिट्यूडनल में कितनी थी 10, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में दो थे तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया था, चेंज क्या है यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 10 किया, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई, बाकी वही फॉर्मूला है। अच्छा, तो ये आ गया 111.35 44.54, ये आ गया आपके पास नॉमिनल लोड कैपेसिटी इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन एंड नॉमिनल लोड कैपेसिटी इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। अब मैंने टोटल नॉमिनल लोड कैपेसिटी फाइंड करनी है, तो टोटल नॉमिनल लोड कैपेसिटी के दो फार्मूले हैं जो कि कोड में गिवन है, तो आपने ये जो मैनुअल है ना, स्टील मैनुअल AISC अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील कंस्ट्रक्शन अलाउएबल स्ट्रेस डिजाइन मेथड है, इसके मुताबिक दो फार्मूले यूज होते हैं RN निकालने के लिए। RN क्या है, जो आपकी डिजाइन स्ट्रेंथ है, एक फार्मूला कहता है RN जो है वो इक्वल है RWL प्लस RWT के, यानी ये प्लस ये कर दो RN आ जाएगा, ये रेफरेंस गिवन है, ठीक है। सिंपल आपने क्या करना है, इसको RWL को और RWT को ऐड अप करा देना, ये दोनों ऐड हुए तो कितनी आ गई, जो आपकी डिजाइन स्ट्रेंथ है 155.89 की। अच्छा, दूसरे फार्मूले के मुताबिक RN कैसे निकलता है, दूसरा जो फार्मूला है मैनुअल कहते हैं इस फार्मूला से निकाल लो, वो फार्मूला इधर मैं लिख देता हूँ, ये सेकंड फार्मूला है, वो ये तो हो गया सिंपल RWL प्लस RWT, सिंपल इन दोनों को ऐड कर दिया। ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड फैक्टर मल्टीप्लाई बाय RWL, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में उसकी नॉमिनल डिजाइन जो लोड कैपेसिटी थी, तो उसके साथ लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड फैक्टर होगा प्लस ट्रांसवर्स वेल्ड फैक्टर मल्टीप्लाई बाय RWT,
क्योंकि ट्रांसवर्स डायरेक्शन का फैक्टर ले रहे हो तो वही वाला। मतलब ये कि इसके साथ इसका फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो और इसके साथ इसका वेल्ड फैक्टर मल्टीप्लाई कर दो। सो याद रखना ये आपने यही यूज करना है, टेबल में नहीं जाना। हमेशा लॉन्गिट्यूडनल जो वेल्ड फैक्टर है आपने यूज करना है 0.85 और हमेशा ट्रांसवर्स वेल्ड फैक्टर आपने यूज करना है 1. ठीक है। सो इसके मुताबिक लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड फैक्टर 0.85 मल्टीप्लाई बाय RWL। सो RWL क्या था 111.35। ठीक है। सो 0.85 को मल्टीप्लाई करवा दिया RWL से। RWL क्या था 111.35 प्लस किया उसमें 1.5 यानी ये जो फैक्टर था ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल फैक्टर 1.5 मल्टीप्लाई कराया RWT से। ये T है यानी कि 1.5 को मल्टीप्लाई कराया इससे जो नॉमिनल लोड कैपेसिटी थी इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। सो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आया ये। दूसरे मेथड से दूसरे फार्मूला से आंसर आया ये। कोड कहता है ये दोनों फार्मूला यूज करो और उनमें से जो लार्जेस्ट वैल्यू आए वो आपकी डिजाइन स्ट्रेंथ होगी। इससे आई 155, इससे आई 161। तो इन दोनों में से जो लार्जेस्ट वैल्यू आई वो आपकी जो होगी वो नॉमिनल लोड कैपेसिटी होगी। इन दोनों में से लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 161.4। तो हमने ये वाली वैल्यू यूज करनी है क्या निकालने के लिए फाई आर एन। हमने फाई आर एन निकालना है। सो फाई क्या होगा, फाई आर एन क्या है, फाई मल्टीप्लाई बाय आर एन। फाई कितना होता है रिडक्शन फैक्टर 0.75 मल्टीप्लाई आर एन की वैल्यू कौन सी यूज करूंगा इन दोनों में से, लार्जेस्ट वैल्यू तो 161.4 से। अगर ये लार्जेस्ट होती तो ये यूज करता, लार्जेस्ट ये वाली है तो ये यूज करता। सो फाई आर एन क्या होगा 0.75 मल्टीप्लाई 161.4 से। तो मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो डिजाइन स्ट्रेंथ आई इस सी वेल्ड की वो कितनी आई 121 किप्स, मतलब किलो पाउंड पर इंच स्क्वायर। ये था सेकेंड न्यूमेरिकल जिसमें हमने सी शेप वेल्ड की डिजाइन स्ट्रेंथ फाइंड की। ये लास्ट न्यूमेरिकल है। हमने ऊपर जो यूज किया वो यूज किया ASD अलाउएबल स्ट्रेंथ डिजाइन। इस न्यूमेरिकल में हम डिफरेंट चीज जो पैरामीटर्स फाइंड करेंगे हम यूज करेंगे LRFD। ठीक है, LRFD डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ कनेक्शन, लोड एंड रेजिस्टेंस फैक्टर डिजाइन स्ट्रेंथ। यही सेम न्यूमेरिकल है, हमने यूज करना है LRFD स्ट्रेंथ डिजाइन स्ट्रेंथ। फाइंड क्या क्या करना है, मतलब LRFD के थ्रू ये स्टेप फॉलो किए जाते हैं। वही चीज फाइंड कर रहे हैं डिजाइन स्ट्रेंथ यूजिंग LRFD। तो LRFD कहता है ये स्टेप फॉलो करो। सबसे पहले स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन यील्डिंग निकालो इन द ग्रॉस सेक्शन, देन स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन टेंसाइल फ्रैक्चर निकालो, देन स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन ब्लॉक शियर फेलियर निकालो, देन वेल्ड स्ट्रेंथ निकालो और फिर डिजाइन स्ट्रेंथ कनेक्शन की जो है इनमें से इस क्राइटेरिया में से जो वैल्यू होगी एक वो सिलेक्ट कर। वो डिजाइन कहता है कौन सी सिलेक्ट करो, वो एंड पे आके हम उसको डिस्कस करते हैं। तो ये फॉलोइंग स्टेप्स फॉलो करने हैं टू डिटरमिन द डिजाइन स्ट्रेंथ यूजिंग LRFD। तो पहला स्टेप क्या है, यही सेम क्वेश्चन है पिछला वाला, चेंज क्या है उसमें, इसमें और उसमें चेंज क्या है। उसमें देखो 3/16 की वेल्ड थिकनेस, यहाँ पे 5/16 है वेल्ड की थिकनेस। उसमें जो बाकी पैरामीटर सेम है, सिर्फ जो वेल्ड की थिकनेस है वो चेंज है। वहाँ पे 3/16 थी, यहाँ पे 5/16 है, बाकी वही वाली एग्जाम्पल। तो अकॉर्डिंग टू LRFD मैनुअल, LRFD डिजाइन मेथड, फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन यील्डिंग इन द ग्रॉस। सो स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन यील्डिंग इन द ग्रॉस सेक्शन के लिए फार्मूला जो मैनुअल कहता है वो ये है, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। वो क्या है, फाई टी इंटू पी एन बेस्ड ऑन यील्डिंग, स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन यील्डिंग इज इक्वल टू फाई टी, वो फर्स्ट स्टील बोल्टेड कनेक्शन में हमने ये पढ़ा था। ठीक है, बेस्ड ऑन यील्डिंग और बेस्ड ऑन रप्चर फेलियर एक पढ़ा था। ठीक है,
तो ये किसके इक्वल है, फाई टी मल्टीप्लाई एफ वाई मल्टीप्लाई ए जी। अब ये एफ वाई कहाँ से आएगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ये ग्रेड गिवन है स्टील का A36। क्या ग्रेड है, A36। तो आप जाओगे टेबल पे, ये है, ये सी नोट टेबल 1 था इसका, 1 ये नोट्स प्रोवाइड करूंगा मैं आपको। A36 के अगेंस्ट आपने वही टेबल यूज करके, ठीक है, ये वैल्यू ले लेनी है, एफ वाई की भी एफ यू की भी। वो आप पे डिपेंड करता है, आप A36 लेते हो, यहाँ से 58 ले लो, इस रेंज में आप ले सकते हो, डिजाइन आप कर, ठीक है। तो आपने ये टेबल यूज करके वैल्यू ले लो। अच्छा, तो उस टेबल से जो है ना एफ वाई की वैल्यू आ गई 36, ठीक है, वो टेबल मैंने बता दी जहाँ से वैल्यू है, ठीक है, ये एफ वाई की वैल्यू है 36। अच्छा, मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूँ, जो फाई होता है यील्डिंग या फिर कंप्रेसिव बकलिंग के केस में 0.9 होता है, और रप्चर लिमिट स्टेट इन्वॉल्विंग रप्चर के केस में 0.75 होता है। अब क्योंकि मैं स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन यील्डिंग निकाल रहा हूँ इन द ग्रॉस सेक्शन, तो मैं 5.9 यूज करूंगा। यहाँ पे यील्डिंग का वर्ड आ गया, जहाँ यील्डिंग का वर्ड आ गया आपने वहाँ पे जो ये 5 की वैल्यू यूज करनी है, तो क्या यूज करनी है, 0.9, ठीक है। 5 की जगह 0.9 आ गया, एफ वाई स्टेबल से आ गया 36। इसके बाद ए जी क्या था, ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया। ग्रॉस क्रॉस सेक्शन एरिया क्या यूज करूंगा मैं, ये जो प्लेट थी आपकी, ठीक है, इसकी विड्थ कितनी थी, 8 इंच, और इसकी थिकनेस, ठीक है, वही चीज, विड्थ उसकी मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। प्लेट की ये थिकनेस 1/2 गिवन है, और इसकी ये विड्थ 8 गिवन है, सो 8 मल्टीप्लाई बाय 0.। तो आपके पास स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन यील्डिंग इन द ग्रॉस सेक्शन कितनी आ जाएगी, 129.6। सेकंड इसका स्टेप था टू फाइंड द स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन टेंसाइल फ्रैक्चर, ठीक है। तो उसके लिए जो फार्मूला यूज होता है वो ये होता है, फाई टी इंटू एफ यू मल्टीप्लाई बाय एफ ए, वही स्टील बोल्टेड कनेक्शन वाली चीज है, कोई इसमें चेंज नहीं। एफ यू क्या है, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ है, उसी टेबल से, ठीक है, उसी टेबल से ये 58 यहाँ से ले लिया, लेट्स 58 ले ली 36 के अगेंस्ट, एफ यू की जगह 58 आ गया, ठीक है, 5.75 आ गया, क्योंकि अब ये यील्डिंग या कंप्रेसिव बकलिंग का केस नहीं है, तो यहाँ पे 5 आएगा 0.7। एफ यू 58 आ गया टेबल से। ए क्या था, इफेक्टिव नेट एरिया। इफेक्टिव नेट एरिया वो पिछले हमने डिटेल में बात की थी, पिछली वोल्टेज कनेक्शन वाले न्यूमेरिकल में। इफेक्टिव नेट एरिया किसके इक्वल होता है, यू मल्टीप्लाई बाय ए एन, ठीक है। यू मल्टीप्लाई बाय ए एन, यू क्या था, यू था रिडक्शन फैक्टर, और यू की वैल्यू मैंने बताया था 0.5 से 1 के इन बिटवीन होती है, लेकिन जब when all elements of section are connected u is equal to 1, हमारे केस में all the elements are connected, आपस में कनेक्टेड है, तो u की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। और वैसे 0.5 से 1 के बीच में होती है, और मोस्ट ऑफ द टेंशन मेंबर u इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो u1 आ गया। a n क्या था, अफेक्टिव नेट एरिया। नेट एरिया क्या होता है, वो मैंने बताया था ना, ए जी माइनस एरिया ऑफ होल्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो वेल्डिंग के केस में है, ए जी जो होता है वो इज इक्वल टू ए एन होता है। वाई, बिकॉज वेल्डिंग के केस में होल्स होते हैं, वो तो ओवरऑल वेल्ड हुआ होता है। तो वेल्डिंग के केस में ए जी और ए एन बराबर होता है, ये चीज याद रखनी है। सो ए जी मेरा आया था 4 स्क्वायर इंच, तो वेल्डिंग के केस में जो आपका ए एन, ए जी आया था मेरे पास ये, तो ए एन भी वही है, ठीक है। सो वेल्डिंग के केस में ए जी इज इक्वल टू ए एन। ए जी कैसे निकाला था, वो प्लेट की जो विड्थ थी मल्टीप्लाई उसकी थिकनेस 0.5, तो ए एन बराबर है, क्योंकि वेल्डिंग के केस में होल्स होते नहीं ना। बोल्टेड कनेक्शन के केस में हम क्या करते थे, ये जो होल्स थे
वो हम माइनस कर देते हैं उनकी, ये जो लेंथ क्या है उसको डायमीटर माइनस कर देते थे। पिछले लेक्चर में डिटेल में मैंने बताया हुआ है। लेकिन वेल्डिंग के केस में तो ये वेल्ड है हर चीज़, तो होल्स तो है ही नहीं, बोल्ट्स तो है ही नहीं। तो वेल्डिंग के केस में ए एन और ए जी आपस में इक्वल है, ठीक है। सो ए जी किसके इक्वल था, इसके इक्वल। ए एन भी किसके इक्वल होगा, इसी के, ठीक है। ये चीज याद रखो। सो स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन टेंसाइल फ्रैक्चर मेरे पास कितनी आ गई, ये आ गई 174 टिप्स। थर्ड चीज है जी स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन ब्लॉक शेयर निकालना, थर्ड स्टेप है स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन ब्लॉक शेयर। उसका फार्मूला ये है जिस तरह हमने पीछे बोल्टेड कनेक्शन में भी पढ़ा। फार्मूला ये है कि एक तो ये फार्मूला है, ये यूज करो, और ये यूज करो, अलग अलग कर लो। इनमें से जो मिनिमम आंसर देगा आपने आर एन वो लेना है, इस फार्मूले से और इस फार्मूले से। जो मिनिमम आंसर देगा वो आपका आर एन होगा। जैसे कि पहले ही बता दूं, ये जो फार्मूला है ये आंसर दे रहा है 580 आर एन का, और ये जो फार्मूला है ये वाला, ये आंसर दे रहा है 448। सो आर एन में कौन सा यूज करूंगा, मिनिमम वाला, यानी ये 448। सो 5 आर एन निकालना था, तो 5 के साथ मैं 448 मल्टीप्लाई करूंगा। खैर ये बात की बात है, पहले हम ये देखते हैं कि इस फार्मूला में पैरामीटर्स क्या है। अच्छा, 0.6 इंटू एफ यू, एफ यू क्या है, मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो उसी टेबल से आएगी, ये एफ यू, ये 58, ठीक है। ये इसके बाद इसमें है ए एन वी। अच्छा, ए एन वी क्या होता है, आप ए एन वी कहते हैं नेट एरिया इन शेयर, नेट एरिया सब्जेक्टेड टू शेयर, ठीक है, वो नेट एरिया विच इज सब्जेक्टेड टू शेयर। ए एन टी क्या होता है, नेट एरिया सब्जेक्टेड टू टेंशन। ए एन फॉर नेट, टी फॉर टेंशन। मैं एक दफा बता भी दूं, दिस इज नेट एरिया सब्जेक्ट टू टेंशन। सॉरी, नेट एरिया सब्जेक्ट टू शेयर, ठीक है। ये ए एन टी क्या है, दिस इज नेट एरिया सब्जेक्ट टू टेंशन। फिर इसके अलावा ये ए जी वी है, दिस इज ग्रॉस एरिया सब्जेक्ट टू, ये इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज करेगा आपको, इस पे जरा ध्यान से सुनना भी है और ध्यान से करना भी, ठीक है। ये पैरामीटर्स मैंने डिफाइन कर दिए। एफ यू मैंने बता दिया, दिस इज मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये क्या है, नेट एरिया सब्जेक्ट टू शियर। दिस यूबीएस इज स्ट्रेंथ रिडक्शन, दिस इज रिडक्शन फैक्टर विच इज 1, ठीक है। एफ यू वही चीज, ए एन टी क्या है, दिस इज द नेट एरिया सब्जेक्ट टू टेंशन। एफ वाई क्या है, ये एफ वाई, दोबारा एक दफा देख लो, ये एफ वाई है, मिनिमम यील्ड स्ट्रेस, ये जो हमने ली थी 36, ठीक है। इसमें फिर ए जी वी क्या है, ग्रॉस एरिया सब्जेक्ट टू शियर, यूबीएस 1 लेंगे हम, ठीक है, वही रिडक्शन फैक्टर है। एफ यू क्या है, ये दोबारा एक दफा टेंसाइल स्ट्रेस है, ये 58 ली थी। ए एन टी क्या है, यही चीज जो यहाँ पे है, नेट एरिया सब्जेक्ट टू टेंशन। अब इसमें मेन चीज है ये एरिया से निकालना है। एफ यू तो मुझे टेबल से मिल जाएगा, यूबीएस में 1 पुट करूंगा, एफ वाई भी मुझे टेबल से मिल जाएगा, वो जो टेबल है। अब रह क्या गया, ए जी वी, ए एन टी और ए एन वी निकालना। अब ये क्या चीज है, पहली बात याद रखना, मैंने अभी स्टार्ट में बताया था कि वेल्डिंग के केस में क्योंकि होल्स होते नहीं है,
तो वेल्डिंग के केस में ए जी इज इक्वल टू ए एन, ग्रॉस एरिया इज इक्वल टू नेट एरिया, वरना माइनस करना पड़ता था ना वो एरिया होल्स को। सिमिलरली वेल्डिंग के केस में ए जी वी इज इक्वल टू ए एन वी, एक काम तो आसान हो गया कि जो भी ए जी वी आएगा वहीं ए एन वी होगा। जैसे कि ए जी वी 10 आया तो यहाँ पे ए एन वी भी 10 होगा। सो ए जी वी इज इक्वल टू ए एन वी वेल्डिंग के केस। ठीक है, अब रह गया कि ए जी वी कैसे आया और ए एन टी कैसे आया। अब जो ग्रॉस एरिया सब्जेक्टेड टू शियर है, ये जो पोर्शन होगा ना, दिस पोर्शन विल बी सब्जेक्टेड टू शियर, ये वाला वेल्ड का पोर्शन, ये गौर से सुनना, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन जो है इट विल बी सब्जेक्टेड टू शियर। जब लोड अप्लाई होगा ना तो यहाँ पे शियर होगी। इसके बाद शियर क्या कहते थे, वन लेयर स्लाइड पास अदर लेयर, तो ये पोर्शन और ये पोर्शन क्या होगा, इट विल बी इन शियर। तो यहाँ पे एरिया में इधर का लूंगा, इस चीज का। सो लेंथ कितनी है वेल्ड की, 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 क्यों, क्योंकि एक वेल्ड ये है एक वेल्ड इसका है। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि ये जो प्लेट है उसका इतना पोर्शन शियर होगा, इस प्लेट का इतना पोर्शन, और यहाँ से ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन में शियर होगी। सो ये जो पोर्शन है प्लेट का, इसकी लेंथ कितनी है, 10 इंचेस, उतनी लेंथ है जितना वेल्ड हुआ है। सो 10 मल्टीप्लाई 2, ये होगी लेंथ। लेंथ को थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दो तो एरिया नहीं आ जाएगा, तो ये जो एरिया आएगा ये ए जी वी आएगा। ग्रॉस इसलिए कि ओवरऑल लेयर, तो वी इसलिए कि एरिया, ग्रॉस एरिया सब्जेक्ट टू शियर, तो मल्टीप्लाई इस प्लेट की थिकनेस कितनी है, 0.5, तो ये एरिया आ गया ए जी। नेट एरिया भी यही होगा। समझो बात को कि ए जी वी क्या था, ग्रॉस एरिया सब्जेक्ट टू शियर। सो इस प्लेट का ये जो होगा ना पोर्शन और ये वाला पोर्शन जहाँ ये वेल्ड हुआ है, दिस पोर्शन विल बी सब्जेक्टेड टू शियर। अब ये पोर्शन जो है इसकी लेंथ कितनी है, 10, और इस ये प्लेट है बेसिकली, इतने पोर्शन में उसकी लेंथ कितनी है, 10, और इस प्लेट की थिकनेस कितनी है, 0.5। सो 10 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई, क्योंकि दो ये थी ना, दो पार्ट्स है ना उसके, एक अपर पार्ट, एक ये अपर और एक लोअर, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पे जो ए जी वी लूंगा वो लूंगा 2 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 0.5। ये 2 से इसने मल्टीप्लाई किया, ये ऊपर पोर्शन लोअर पोर्शन का। सेकंड था ए एन वी, नेट एरिया, ए एन टी, नेट एरिया सब्जेक्ट टू टेंशन। ये जो पोर्शन है ना, ये दिस विल बी सब्जेक्टेड टू टेंशन, प्लेट का ये वाला। इस पोर्शन का एरिया निकालना है तो प्लेट के ये जो बेसिकली लेंथ है कितनी है, जो विड्थ है 8 मल्टीप्लाई उसकी थिकनेस पॉइंट। ठीक है, सो 8 मल्टीप्लाई 0.5 करूंगा तो ए एन टी आ जाएगा, और ए जी वी कैसे आएगा, सब्जेक्टिव टू शियर, ये इंटू दिस इंटू दिस, ये दोनों मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। सो 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 0.5, ये इसमें, ये जरा गौर से करना है। तो ए जी वी, ए एन वी और ए एन, ये आ गया जी मेरे पास जो मैंने चीज बताई, 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 0.5, 10 इंच स्क्वायर इंच। ए जी वी, ए एन वी है वो भी 10 होगा, बिकॉज ए जी वी इज इक्वल टू ए एन वी। सिमिलरली ए एन टी इज इक्वल टू ए जी टी। अब यहाँ पे ए जी टी की जरूरत नहीं थी हमें, क्योंकि फार्मूला में है ये। ठीक है, सो ए एन टी क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई 0.5 4 स्क्वायर इंच। इस फार्मूले में वैल्यूज पुट की, आंसर आया 540। फिर इस वाले में पुट की, आंसर क्या आया 448। सो आर एन मैंने कौन सा लेना है इन दोनों में से, लोएस्ट वैल्यू, इस और इसमें से लोएस्ट वैल्यू। तो लोएस्ट वैल्यू थी 448। फाई आर एन फाइंड करना था, सब में वही फाइंड करते आ रहे हैं, डिजाइन स्ट्रेंथ। सो डिजाइन ब्लॉक शीयर स्ट्रेंथ क्या होगी, 5 मल्टीप्लाई आर एन 5.75, आर एन इनका इनमें से स्मॉलर वैल्यू 448।
फोर्थ चीज थी वेल्ड स्ट्रेंथ फाइंड करना। वेल्ड स्ट्रेंथ वैसे ही फाइंड करनी है जैसे पिछले क्वेश्चन में की है, वही फार्मूला यूज करके। अब क्योंकि सी शेप वेल्ड है तो एक ट्रांसवर्स डायरेक्शन में और एक लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फार्मूला वही यूज होगा डब्ल्यू का, ए डब्ल्यू इंटू एफ डब्ल्यू इसी तरह आएगा 0.6 इंटू एफ ई एक्स। ठीक है, तो ये जो है ये यही चीज है। इलेक्ट्रोड गिवन था 70 तो 70 से मल्टीप्लाई होगा। ए डब्ल्यू किस तरह आएगा 0.707 मल्टीप्लाई डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एल। डब्ल्यू अब क्योंकि दो वेल्ड है ना, एक 5 बाय वेल्ड दोनों 5/16 इंच के हैं थिकनेस, ये 210 का मतलब ये है कि दो वेल्ड हैं जिनकी लेंथ 10 इंचेस है। ठीक है, पहले इसके लिए कर लिया काम, यूं था ना, वही पिछली एग्जांपल वाले ही है। पहले इसके लिए, इन दो के लिए, फिर इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले वो इस और इसके लिए फाइंड कर रहा है। ये फार्मूला यूज किया, 2 से मल्टीप्लाई लाजमी कराना है क्योंकि ये अप उसका दो है, अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन के लिए। इससे 185 आ गया। फिर इस पोर्शन के लिए आर डब्ल्यू टी निकाल लिया वही फार्मूला यूज करके। इसमें सिर्फ इन दोनों में चेंजिंग ये है, पिछली एग्जांपल की तरह यहाँ 2 × 10 और यहाँ पे 8 आए क्योंकि ये इस पोर्शन को लेकर। तो ये आ गया 74। सिमिलरली आर एन के मैंने दो फार्मूला बताए थे ना, ये सिंपल दोनों को ऐड कर लिया, या वो रिडक्शन जो फैक्टर था वेल्ड फैक्टर, लॉन्गिट्यूडनल वेल्ड फैक्टर, ट्रांसफर वेल्ड फैक्टर, मतलब पिछली एग्जांपल एज इट इज है, ये सिर्फ वैल्यूज चेंज है, ये फाइंड किया। उसके बाद वेल्ड स्ट्रेंथ में आर एन कौन सी यूज करूंगा, आर एन ये मैक्सिमम वाली यूज करूंगा। सो फाया आर एन ये आ गया। चारों स्टेप हो गए, चारों स्ट्रेंथ फाइंड कर ली। इन चारों में से जो मिनिमम स्ट्रेंथ होगी वो डिजाइन स्ट्रेंथ, ये एलआरएफडी का क्राइटेरिया। एलआरएफडी जो मेथड है वो ये कहता है इन चारों में से वेल्ड स्ट्रेंथ, एक दफा देख भी लेते हैं। वेल्ड स्ट्रेंथ मेरे पास आई 201, ब्लॉक शेयर फेलियर की बेस पे जो स्ट्रेंथ आई 336, टेंसाइल फ्रैक्चर की बेस पे स्ट्रेंथ आई 174, और बेस्ड ऑन यील्डिंग स्ट्रेंथ आई 129.6। इन चारों में से लोएस्ट वैल्यू कौन सी है 129.6। तो इसकी जो डिजाइन स्ट्रेंथ होगी इन चारों में से जो लोअर वैल्यू होगी वो होगी, तो वो है 129.6 के। तो मेरी जो डिजाइन स्ट्रेंथ है वो क्या है 129.6 किलो पाउंड पर इंच स्क्वायर। सॉरी किलो पाउंड 129.6। तो ये क्राइटेरिया था। आपने बेसिकली जब एलआरएफडी डिजाइन स्ट्रेंथ मेथड यूज करना है तो आपने ये पहले 4 स्ट्रेंथ्स निकालनी है, इनमें से मिनिमम वैल्यू जो होगी वो आपकी डिजाइन स्ट्रेंथ होगी। तो वो क्या थी, स्ट्रेंथ बेस्ड ऑन यील्डिंग नंबर। ये आपके जो एग्जांपल्स थी ये रिलेटेड टू वेल्डेड कनेक्शंस थी। इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आपसे नहीं होगी, इनको एक एक दफा प्रैक्टिस करनी है। कोई चीज ना समझ आए आपने मुझसे पूछना है, लेकिन प्रैक्टिस के बगैर ये नहीं होगा। That's for today's lecture. Thank you.